अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करके मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को करवाने का ऐलान किया। मुलाकात के अगले दिन इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत की दस्तखत शुदा दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन सदर के इत्तफाक और इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर ने उस वक्त इलेक्शन न होने या ताखीर का शिकार होने के हवाले से तमाम कयास आराइयों को दफन कर दिया। मगर गुज़िश्ता कुछ रोज से मुल्क के सियासी और सहाफती हलकों में एक बार फिर इंतखाबात ताखीर का शिकार होने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की बड़ी वजह मुल्क की माशी सूरत हाल बताई जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां अरबों डॉलर मालियत की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जा चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन होने से माशी इस्तेहकाम में वक्फा आ सकता है। अगर इंतखाबात की ताखीर के हवाले से फैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती है, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद किसी के लिए भी इंतखाबात को आगे ले जाना आसान नहीं होगा। तो दूसरी तरफ नून लीग के इत्तेहादी MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि 75 साल बाद जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बोझ साबित हुई। अब सियासत से रियासत को बचाने की कोशिश करना होगी। जब तक ज़िलाई हुकूमतें ना बने तब तक आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मुल्क की सियासत में नवाज शरीफ की वापसी के बाद पैदा होने वाली हलचल, सिंध बलोचिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ और PTI की जानिब से मैदान साफ होने के बायस मुस्लिम लीग नून को भी राजी करना शायद इतना आसान ना हो। इसके साथ साथ काजी फायज ईसा जैसे चीफ जस्टिस के होते हुए क्या इंतखाबात में इल्तिवा इतना आसान होगा, और सबसे बढ़कर क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी जमातों के लिए भी इंतखाबात में इल्तिवा काबिल कबूल होगा। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सहाफती हलकों से इलेक्शन में इल्तिवा की बाज़गश्त, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की वाज़ेह तंबीह, अब भी इंतखाबात में इल्तिवा, किस किस की ख्वाहिश। हसन निसार साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ से फिर ये जो आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, अपनी अपनी तावीलें, कोई दलाइल दिए जा रहे हैं इल्तिवा को लेकर, किस किस की ख्वाहिश है ये अब भी 8 फरवरी को भी ना हो क्या? आयशा, मेरी दस्तबस्ता अपील है आपसे कि मेरा वक्त बाकी दोस्तों को दे दें। मुझे चीलों के घोंसलों में मांस ढूंढने से अब कोई दिलचस्पी नहीं। इस मुल्क में जमहूरियत ना जमहूरियत है और ना इलेक्शन। गलीज पानी की बोतल पे आबे जमजम का खूबसूरत लेबल इस उम्र में मुझे धोखा नहीं दे सकता। अब हों, कभी भी ना हों, साल बाद हों, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज़ गो अहेड। चलें जी, हसन निसार साहब ने तो हाथ ही उठा दिए, इलेक्शन से कोई उनका इंटरेस्ट इसमें मौजूद नहीं है। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में ये जो एक आवाज़ें उठी और फिर मैं कहूँगी कि सहाफ़ती हलकों की तरफ से इनको बड़ा वो आगे लाया गया, जी ये मौजूद हैं, अफवाहें हैं, इन पे बात होनी चाहिए, कंसर्न्स का इजहार, और फिर आगे 2 नुक्ते भी कि कोई अदालती रुकावट बन सकती है सियासी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी तमाम चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। सियासी या जमातें इन आवाज़ों को दबा लेंगी? ये जो आ रही हैं, बात ये नहीं दबा लेंगी। सवाल है ये जो टेस्ट, लिटमस टेस्ट करवाया जा रहा है, ये कौन करवा रहा है? इसके पीछे जाना चाहिए ना। दुरुस्त कि आज से कुछ 3-4 दिन रोज के बाद डिलिमिटेशन की हतमी फहरिस्त आ जानी है और उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल उनको देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस मौके पे आके ये बातें क्यों करवाई जा रही हैं। इसलिए कि वो बाहर गया हुआ है निगरान वज़ीर आज़म और वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे इकट्ठे हो गए तो फिर इलेक्शनों की क्या ज़रूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है ये लोग ये मजाक क्यों करना चाह रहे हैं। और फिर आप वाली बात कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो कैसे इस सारी चीज़ को कबूल कर लेंगी और क्यों करेंगी। और दूसरी तरफ आपने मुझे बताया कि MQM कहती है कि इलेक्शन अभी ना करवाओ, पहले लोकल बॉडीज़ का निज़ाम जो है उसको दुरुस्त कर लो। परवेज़ खटक साहब भी आज किसी जगह पे लोगों को शामिल कर रहे थे अपनी PTI पार्लियामेंटेरियन में, तो उन्होंने भी कोई ऐसे ही तासर देते हुए मुझे नज़र आया कि इलेक्शन 4 महीने के लिए आगे जा सकते हैं। उसकी वजह उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में बर्फ़ और हालात, लेकिन फिर फ़ौरन ही मौक़िफ़ चेंज कर लिया कि बर्फ़ तो खैर 2013 में भी थी,
मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग चाहते क्या हैं। आप कब तक इलेक्शनों से भाग सकते हैं? मैं आप ये जो फ़लसफ़ा का इजहार कर रहे हैं, मैं ये सारी बातें मान भी लूँ, कितने महीने और, लेकिन इसमें जो ख़राबी जन्म लेगी उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जमहूरी अमल पे लोगों का एतबार हर आने वाले दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वादा ना पूरा कर सका और फिर अदालत ने फैसला कर दिया कि आपको यह करना होगा जी, तो वो जो क्राइसिस और गहरा होगा, उसका फ़ायदा किसको होगा? और क्या अगर आप बचना चाहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस की वजह से, तो आप गलती पर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस ख़त्म नहीं होती, साल हर साल ख़त्म नहीं होती, ये आपको गलतफहमी है। अगर इस बुनियाद पर आप इलेक्शन आगे ले जाएंगे और समझेंगे कि अगले 6 महीनों में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी ताकत कम हो जाएगी, या आपको जो खदशात है उनसे, मुझे तो कोई खदशा नहीं। आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि इंतखाबात लेट होने से जमहूरियत का नुकसान होगा। बिल्कुल। और सियासी जमातें, अगर मैं कहूँ कि JUI से आवाज़ आई, शेरपाव से आई, खटक साहब से आई, MQM से आई, तो क्या इनको फ़ायदा होगा? आए ना, बड़ी अच्छी बात की, आए फिर इस पर एक नेशनल कंसेंसस के लिए कॉन्फ्रेंस बुला लें और लिख के दे दें, ताकि अदालत को तो इम्तिहान में मत डालें ना, काजी फायदी सब को इम्तिहान में मत डालें। कोई चीज़ तो इस मुल्क में ऐसी रहने दें जिस पे लोगों का एतबार कायम रहे। क्यों आप ये खेल कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, खेल क्यों हो रही है? इलेक्शन अगर आप नहीं कराते तो इलेक्शन से कब तक छुटकारा है? मेरा इस सवाल का भी तो कोई जवाब दें मुझे, मुमकिन ही नहीं है। और आप जितना इसको आगे लेके जाएंगे, गैर यकीनी सूरत हाल उन लोगों के लिए स्पेस बनाती है जो जमहूरी अमल में यकीन नहीं रखते, जो इंतहा पसंदाना रवैये रखते हैं, जो सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। ये तो आप गैर शऊरी तौर पे आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उस खेल के अंदर फरीक बन रहे हैं। अगर पैसे आ जाते हैं तो क्या वो पैसे इसलिए आएंगे कि हमें जमहूरी हकूक़ से महरूम कर दिया जाए, मुझे वोट के हक़ से महरूम कर दिया जाए? ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। जिस जमात ने ये रवायत डाली उसने भी अच्छी रवायत नहीं डाली। उसने एक कौमी असम्बली छोड़ी, फिर कहा ये हमें वापस आने दो, फिर उसने 2 असम्बलियाँ बिलावजह तोड़ दी। क्या हुआ? क्या उसको मिला इस सारे खेल से? तो ये लोग जो तजावीज़ दे रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा है कि उनके पीछे या तो लॉजिकली ये क्या हुआ कि एक लाइन लिख दी कि फिर 2 रास्ते रह जाएंगे, एक कोर्ट की तरफ जाएगा, एक अपना दूसरी तरफ जाएगा। डिटेल लिखो ना कि तुम्हारे इस फ़लसफ़े की बुनियाद क्या है, पाकिस्तान के वो कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसकी बिना पर तुम ये नतीजे पर पहुँच के इस किस्म की माशी फैक्टर है। आपके ख्याल में कोई वज़न है इस बात में? आई डोंट थिंक सो। मैं कह रहा हूँ, देखो आशा, इलेक्शन कराने तो है ना, बिल्कुल होने, तो 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ताख़ीर में ख़राबी होगी, ताख़ीर की वजह से इंतहा पसंद रवैये और जन्म लेंगे। लोग जो हैं जमहूरियत के बारे में कोई अच्छी राय पैर नहीं रखते, फिर और होगी। और फिर अदालत को आप क्यों दबाव में लाना चाहते हैं? ये अदालत को भी दबाव में लाने वाली बात होगी कि अगर आप ये कह दें कि इलेक्शन नहीं हम करा सकते, तो फिर अदालत क्या करेगी? जिस अदालत ने इसी किस्म के मामलात में अपने ख्यालात का इज़हार किया, जवाब दिया था अदालत को, फिर अदालत ने क्या किया? अदालत का फ़र्क है। होल्ड ऑन, यही तो खेल हो रही है हमारी। सॉरी कि आपने मुझे किसी और तो मैं अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ। आप जाएँ, ज़रूर आप जाएँ, लेकिन आपने ये जो रिमार्क दिए ना, जाते जाते जो पत्थर फेंकने अदालत क्या करेगी? जी हाँ, तो फ़र्क है। यहाँ पे कमिटमेंट का मसला है। ओके, यहाँ पे इशू ये आएगा कि एक शख्स जो अपने आप को जमहूरी कहता है, जो आइन में बिलीव करता है, जो आइन की सुपरमेसी में बिलीव करता है, और वो वादा करता है कि वो आइन की सुपरमेसी के तहत काम करेगा, तो उसके लिए फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे बात की ना, वो उन्होंने भी कमिटमेंट दी, पहले नहीं दी थी मगर अब की बार दे बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कमिटमेंट दी है। मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन के बाद तो डीलिमिटेशन की फाइनल लिस्ट आ रही है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई वजन नहीं है इसके अंदर। और एक पार्टी बहुत ताकतवर है और अभी तक उसकी ताकत खत्म नहीं हो रही, ये कोई लॉजिक नहीं होती। इसका फैसला तो इलेक्शंस करते हैं। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, अब भी इंतखाबात के इल्तवा की ख्वाहिश है, किस किस को है? कुछ सियासी जमातों से आवाजें हमने सुनी है जो ये बार बार उठा रहे हैं, तो इसमें फायदा किसका और नुकसान क्या होगा? अच्छा, एक तो जो इफ्तिखार साहब ने बात की, एक वो नजरिया है या ये सोच है जो कि गालिबन अमूमी तौर पर वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नॉर्मल हालात के अंदर मूव करे, उसका ये एक इस तरह की सोच रखने वाले लोग ये बात करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये जिक्र किया कि जमहूरी अमल पे लोगों का एतबार ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी अमल के ऊपर, पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर बदकिस्मती से अवाम का जो एतबार है वो बहुत लोएस्ट पॉइंट पे है।
इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, इसमें भी कोई शक नहीं। जहाँ तक आइन और कानून की बात है, ये तो ऑलरेडी कुछ साल होने को आ चला है कि तहस नहस कर दिया गया आइन और कानून को। तो अब हम किस मुंह के साथ आइन और कानून की बात किसी भी अदालत के अंदर या किसी भी लेवल से उठा सकते हैं कि वो तो यही सवाल उठेगा बार बार कि पहले अब तक क्या किया। तो आपने एक जवाब पेश कर दिया उन तमाम लोगों को जो कि इल्तवा के मुतमन्नी हैं, चाहे वो जो भी वजूहात बनाएं, मौसम की बनाएं, किसी और चीज़ के बनाएं, किसी लहर के खौफ के बनाएं, ये तमाम चीज़ें उनके लिए उनके काम आएंगी कि ये आइन और कानून का जो हाल किया वो तुमने क्या किया ऑलरेडी। तो इसलिए आइन कानून जमहूरी अमल इस वक्त बिल्कुल निचले दर्जे पे मौजूद हैं, और चाहे जितने मर्जी अच्छे हमारे काजी साहब हों, लेकिन उसके बावजूद ये जो मामलात हैं ये मुश्किल की तरफ जाएंगे। दो चीज़ों की बात करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि किसी लहर के खौफ से ये इल्तवा की कोई बात की जा रही है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने किसी पार्टी को बैन नहीं किया, किसी इंतखाबी निशान को हम बंद नहीं करेंगे, और वो पार्टी अपने तौर पे या कोई भी पार्टी जिसका भी जिक्र करते हैं वो अपने तौर पर इलेक्शन लड़ सकती है। तो ये तो बात हो नहीं सकती कि लहर का खौफ हो और लहर का डर हो। भले जितने मर्जी इज्तिमा कर लें और वो हमें दिखा दें और सारा कुछ, हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की सोच बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है, इसलिए वजह नहीं बनती। मईशत की बात अलबत्ता ज़रूर बनती है, और मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, उनकी तरफ से जो लोग ये गुफ्तगू करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमने MOU साइन कर लिए और उसको एग्रीमेंट्स और फिजिबिलिटी के लेवल के ऊपर ले आए तो हो सकता है कि 6 महीने 9 महीने साल के अंदर बात ये बनती है कि फिर 6 महीने 9 महीने क्या 2 साल में ना कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम ये को इस जगह पे जाते हैं तो 2 साल की हमारे ऊपर बात आती है, तो फिर हम उस जगह पे चले जाते हैं जहां पर के जिसे कहते हैं कि अनचार्टेड वाटर्स, ये अननोन टेरिटरी है जिसके अंदर हम चले जाएंगे। तो एक छोटी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर तो हमने पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नॉर्मल रियासत की तरफ लेके चलना है तो फिर जमहूरी अमल का जो को स्टार्ट करने की प्रोसेस है वो होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी मुआहदे इस वक्त ये जो बंदोबस्त है, ये जो निज़ाम है इस वक्त कर रहा है, वो कौन सी गवर्नमेंट ऐसी होगी जो कि इन मामलात को इसी तरीके से लेके आगे चलेगी ताकि वो जो बीच में ब्रेकअप का खतरा आ रहा है वो ना हो पाए और हम इन्हीं मामलात को प्रोजेक्ट और फिजिबिलिटी लेवल के ऊपर लेके जा सकें। उसके लिए आपने जरदारी साहब की आवाज़ जुबान से नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात सुनी होगी। और तो बात ये हो रही है कि इलेक्शन करवा लीजिए, इलेक्शन करवाने के बाद एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं, 3 साल का अरसा दे देंगे, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लोग आएंगे, उन्हीं के लोग जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं उनकी एक गवर्नमेंट बना दी जाए, उसमें PTI के लोग भी होंगे, बाकी भी होंगे, 3 साल 2 साल ये मामला चलाएं, फिर उसके बाद हम रियल इलेक्शंस करवाएं, जमहूरी इलेक्शंस, जिसके अंदर के फिर जो जीतने वाली पार्टी है वो आए और अपनी मर्जी के जो पॉलिसीज हैं वो लेके चले। तो बहरहाल ये वो चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये जो निज़ाम है, ये जो बंदोबस्त है, इसको 2 साल और दे दें। सर ये जो बंदोबस्त जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको क्या नाम दिया जाएगा? जमहूरियत होगी? इलेक्टेड होंगे, सिलेक्टेड होंगे? जो कुछ आज तक आपने नाम दिया है वही नाम होगा। आज तक क्या नाम दिया आपने इसको आज की तारीख तक? नहीं शहजाद साहब, मेरे ख्याल आप ये कह रहे हैं कि लोग जो मुंतखब होके आए वो सारे फिर बैठ के एक ऐसी फॉर्मेशन कर लें जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी हो। इसकी बुनियाद ग्रैंड डायलॉग करके उसके बाद फिर एग्री करवाएं कि यार ये जो कुछ हमने अब तक काम किया है इसी डायरेक्शन में अगले 2 साल 3 साल हम लेके चलेंगे। तो वो जो बातें डार साहब करते हैं या जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि नहीं इसका ये तरीका है, वो इतनी अपनी गहरी सोच लेके आते हैं, इनको खतरा महसूस हो जाता है कि यार हम जितनी बातें कर रहे हैं इससे पैसे ला रहे हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और वो जो जिस रास्ते पे हम चलाना चाह रहे हैं उस पर काम नहीं चलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा, जिसे पंजाबी में कहते हैं, लिफना पड़ेगा टू बी एबल टू टेक द कंट्री आउट ऑफ द जिस मुसीबत में फंसे हैं इस झमेले से आगे की तरफ, जहां पर एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस जो उसको शुरू किया जा सके। नॉर्मल प्रोसेस को शुरू किया जाए। एक तजवीज़ की बात भी कर दी है यहाँ पर शहजाद साहब ने। सर साहब आपकी जानिब आऊँ, ये जो बाज़ गश्त हो रही है गुज़िश्ता 2-3-4 दिन से, और जिस तरीके से उसके ऊपर फिर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, बात की जा रही है, हालांकि बड़ी वाज़ेह तारीख दे दी गई थी, जो सर दलाइल भी दिए जा रहे हैं माशी मामला ही रख लिए जाएँ, बिना इलेक्शन के क्या माशी इस्तेहकाम देर तक रह पाएगा? और अगर आप कमेंट करना चाहिए, ये जो तजवीज़, और इफ्तिखार साहब ने एक नेशनल कंसेंसस की बात की थी कि मामलात को बैठ के एक बार डिस्कस कर लें कि किस तरीके से आगे लेके चलना है। तजवीज़ वाली बात पे आप मेरी राय लेंगी तो मेरी राय ख़तरनाक है, फिर आपने काट देनी है पहले ही, तो इसलिए ना ही लें तो अच्छा है। और उसमें तो यही है कि बैठ जाएँ, कंसेंसस कर लें। कौन बैठ जाए?
किन को इतराज़ है? जिन्होंने ये हालात यहाँ तक पहुँचाए हैं उनको, उनके पास कोई अखलाकी मयार, कोई अखलाकी हैसियत रह गई है कोई भी बात करने की? जो कुछ मुल्क में उन्होंने किया, आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहा MQM सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो मैं तो 2012 से ये नारा सुन रहा हूँ। ताहिर अल कादरी को कौन लेके आया था? कौन लाया था? शीशे में खड़े होकर देख के पूछे कौन लाया था? तब से रियासत बचा रहे हैं, बचा ली। तो आप अपना काम करें और सियासतदानों को अपना काम करने दें, तभी ये रियासत बचेगी। सीधी सी बात है। नहीं है समझ आ रही और अपने बच्चों के मुस्तकबल सेट करने हैं तो फिर आपकी मर्जी है, जो मर्जी। अब सर साहब कतर गुलामी की माजरत, ये नारा तो हर सियासी जमात ने लगाया है। अभी हालिया इत्तेहादी हुकूमत का भी नारा यही था। ये तो हर सियासी जमात ने इस मुल्क में लगाया। क्या करें? देखें, क्या कौन सा नारा? रियासत गलत है ना नारा। रियासत क्या है? लोग है रियासत। आप लोगों के हकूक कुचल देते हैं और फिर कहते हैं रियासत बचा रहे। रियासत को ब्रिक एंड मॉर्टर है, कुछ चार दीवारी। ये क्या है रियासत? क्या है रियासत? बताएं ना आप। लोग हैं और उनके हकूक हैं और उनकी मुआशी तरक्की है। सियासी जमातें नहीं कर रही, मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन्होंने बिगाड़ा है वो कुछ दिन बाद अपना वो लुच लेके आ जाते हैं कि नहीं लुच हमने तलना है, आप अपनी लुचियां बाद में लेके आइएगा। सियासतदानों ने ही बिगाड़ा है ना, जिन्होंने इलेक्शन को इलेक्शन की सूरत नहीं रहने दी और जमहूरियत की। अब सर मैं इसमें चाहूँगा आपकी रहनुमाई कि ये जो बात की है आज यहाँ पे शुरू हुई है, इसकी बुनियाद तो कुछ तहरीरें हैं, अब फिर कुछ छोटी छोटी सियासी जमातों का मौक़िफ़ है। इसमें क्या कहेंगे हम? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी जो आयशा ने भी जो बात की है बाज़ गश्त की, अफवाहों की। आयशा मैं आपको बताऊँ, भले वक्तों में जब इस मुल्क में सहाफ़त होती थी ना और प्रोपेगेंडा नहीं होता था, किसी के कहने पे प्लांटेड स्टोरीज नहीं लगाई जाती थी, अगर हम किसी अपनी लिखी हुई चीज़ में ये लिखते थे कि एक अफवाह के मुताबिक या एक बाज़गश्त है और वो अपने एडिटर के सामने कॉपी रखते थे ना, तो एडिटर वो कॉपी उठा के हमारे मुंह पे मारता था कि ले जाओ उठा के, यहाँ पे ये सहाफ़त नहीं है, ये तुम प्लांटेड स्टोरी लेके आए हो किसी से पैसे लेके और आप और यहाँ पे लगा रहे हो और नई मुल्क में बेयकीनी फैलाना चाहते हो। तुम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो? ये हमसे सवालात होते थे। अब बदकिस्मती ये है कि मैंने खुद ही कॉपी लिखनी होती है, खुद ही मैं एडिटर हूँ, खुद ही मैंने अप्रूवल देनी है, खुद ही मैंने खड़े होकर लोगों से दाद लेनी है कि मैंने शुरली छोड़ के आया हूँ आज। ये हमारी टोटल सहाफ़त है और ये हमारा मयार है। और दूसरी बात यह कि ये मैं आपको जो बात मैंने सुनी है और ये अफवाह नहीं है कि जिन लोगों के दोस्त रिश्तेदार ये निगरान हुकूमतों में हैं वो ये लिख रहे हैं, वो ये अफवाहें फैला रहे हैं इस मुल्क में। अब आप मेरी ये बात जाने दें ऑन एयर और कहें मैं गलत कह रहा हूं। सर हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है करीब से। खैर लेकिन ये बात है, हमने कोशिश की, ये गुज़िश्ता रोज भी हम बात करना चाह रहे थे, हमने नहीं की कि चीफ जस्टिस साहब ने तब भी की है, मगर सबने ये बात गुज़िश्ता रोज की। आयशा तो हमने तो किसी के पल्ले कुछ रहने दिया ना चीफ जस्टिस के पास ना रियासत के पास कुछ नहीं रहने दिया किसी के पल्ले। मेरा आपसे ये सवाल है कि देखिए हमारी बदकिस्मती ये नहीं है कि ऐसे लोग प्लांटेड चीज़ें लगाते हैं अपने ज़ाती और ग्रोही मफादात के लिए और इस मुल्क में बेयकीनी फैलाते हैं। मेरा इशू ये है, प्रॉब्लम मुझे ये महसूस होता है कि आप जैसे समझदार लोग भी नेशनल टीवी पे प्राइम टाइम का 1 घंटा इस अफवाह पे डिस्कस करेंगे, और भी टीवी चैनल पे ये हो रहा होगा। पहले एक जरदारी साहब ने एक फिक्रा कह दिया, उस पे हम 6 दिन लगे रहे, कोई रियल इश्यूज पे आता ही नहीं। आज पत्तोकी में एक बच्चियों की बस पे फायरिंग कर दी, वो स्कूल का ट्रिप जा रहा था, एक बच्ची मर गई है, 2 जख्मी हैं। मतलब ये, और उधर जिरगा में केपी में एक बच्ची को मार दिया, एक जान छुपाती फिर रही है तस्वीर खिंचवाने पे। ये हमारा मुआशरा है और इसमें जिनके पेट जो हैं वो टेबल पे रखते हैं पहले अपना पेट, फिर वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। सर तो मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर कह दूं, जब आप मुझे कह रहे हैं सवाल रखा है सर, मैं उन सियासी जमातों की बुनियाद पे रख रही हूं। मेरे सामने 4 सियासी जमातें 5 ही आवाज उठा रही हैं कि इलेक्शन इल्तवा का। मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं उन सियासी जमातों से जो जमहूरियत की बात करती हैं, जिन्होंने वोट लेके जाना है? मैं तो उन सियासी जमातों पर बात करूंगी। वोट किसको मिलना है? किसने वोट की बुनियाद पर पार्लियामेंट में जाना है? आप कह रहे हैं वो सियासी जमातें कह रही हैं और इल्तवा की बात कर रही है। वोट लेने वो जाएंगी, वो पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है अवामी जमात, वो एक ओपिनियन सामने नहीं रखती है अवाम के। बाप एक बात कहता है, बेटा दूसरी बात कहता है। उन सियासी जमातों की मजम्मत करें, लोगों को बताएं कि ये सियासी जमातें जो हर एस्टेब्लिशमेंट का रातिब खाती हैं
और इस मुल्क के खिलाफ जो भी काम हो उसमें ये सबसे आगे पेश होते हैं, और फिर नया मफाद लेने के लिए नई स्टैब्लिशमेंट के साथ, नई पावर के साथ ये फिर मिल जाते हैं। पिछले गुनाहों पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वो हमने जितना लूट लिया वो भूल जाए, अगले की हमें इजाजत है। बताएं लोगों को, इन नुमाइंदों को एक्सपोज करें लोगों के सामने। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। आप जब कानून की बात कर रहे हैं तो फैसला साज हमारे इदारे हैं जो कि पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, कानून साजी उन्होंने करनी है, पुलिस को मौसर उन्होंने करना है। ये बाहर निकले तो किन लोगों के नाम लेकर गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाती है? जी शहजाद साहब, पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट एक मुनसिफाना साफ इंतखाबात के जरिए वजूद में आएगी तो ही काम कर सकेगी ना। मैं तो कहती हूँ पार्लियामेंट को आप जवाब दें। तो सियासी जमातों की ख्वाहिश पूछ रहे हैं, ये चाहते भी हैं कि नहीं साफ शफाफ अंदाज में आना, या और अंदाज से आना चाहते हैं? शहजाद साहब प्लीज। ये मेरा एग्जैक्टली देखिए, उन कुव्वतों को रेलेवेंस किसने दी है? यानी रेलेवेंस देने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। बिल्कुल। तो अगर रेलेवेंट आप उनको बनाएंगे और रेलेवेंस दिया आपने, तो फिर उनकी बात सुननी पड़ेगी। कुछ ना कुछ ले दे की बुनियाद पे आप वापस आए ना। तो आपने अगर हुकूमत में भी आना है, सब कुछ करना है। द पॉइंट इज देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस मुसीबत और मुश्किल में फंसा हुआ है, कल भी हमने बात की कि हम स्टेगनेटेड है, पॉलिटिकली स्टेगनेटेड है। हमने इस जमूद को तोड़ना है और आगे मूव करना है। उस जमूद को तोड़ने के लिए एक तरीका तो अफसार साहब ने कहा, और फिर उन्हीं की अपनी जुबान में उन्होंने पहले बताया कि हम स्कैंडिनेविया नहीं है, हमसे स्कैंडिनेवियन स्टैंडर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी मत तवक्को रखो। इसमें कोई शक नहीं कि एक इलेक्शन कराने में क्या हर्ज है, साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, लेकिन क्या वो साफ शफाफ है? ये सवाल आ जाता है। साहब, मैं आपसे मैं इनपुट देना चाहता हूँ। दो बड़ी सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कतई तौर पे इलेक्शन की तारीख में तोसी नहीं मांगी, बिल्कुल नहीं मांगी। उनकी आपस की और मुतालबात होंगे, आपस की गुफ्तगू होगी, लेकिन ये नहीं कहा कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं इसको पोस्ट दुरुस्त हो गया है। लेकिन वो बात है बार बार कि हम कैसा बोल के कैसा नहीं है, तो पूरी लीडरशिप को सोचने की जरूरत है कि हम वही हैं जो हमें बनाया गया है, वही हैं जो सिखाया गया है, और वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा हमारे लीडर्स हमें बिहेव करके इतने सालों से दिखा रहे हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट पर जो हमें हमारे मसाइल और उनका हल बता रहे हैं, मगर आया क्या यहाँ कोई कान रखता है, सुन सके, दिमाग रखता है, समझ सके? इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है, यानी दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा भी गैर मुअस्सर है, पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मफादात हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी उनकी जिस्मानी नशोनुमा दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से ही महरूम हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से ज़्यादा यानी 78% की बुलंद शरह पर है। पॉलिसियों में दम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। ज़रई शोबे का GDP में हिस्सा 23% है। पाकिस्तान में ज़रई शोबा 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है। आलमी बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई का शोबा नाकाबिल इन्हिसार और मईशत पर भारी है। मुल्क में तवानाई शोबे में गर्दशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में जहां मसाइल बताए गए हैं, वहीं इनके हल के लिए मुमकिना इस्लाहात की निशानदही की गई है। इनमें से एक के मुताबिक अगर पाकिस्तान अब से बोल्ड पॉलिसी इक़दामात लेना शुरू करता है तो 2047 तक इस काबिल होगा कि इसकी नौजवान आबादी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का दर्जा हासिल कर सके। 2047 यानी आज़ादी के 100 साल बाद ऐसा होगा, मगर शर्त है सख्त इक़दामात। ऐसे में अहम सवाल यही बनता है कि क्या यह रिपोर्ट हमारे पॉलिसी साजों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि पैनल किस तरीके से इन मसाइल को देखते हैं और क्या हम इन हल की जानिब समझ और बूझ रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, सवाल इस तरह से, आलमी बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के 6 बड़े मसाइल और मुमकिन हल की निशानदही, पाकिस्तान को किन कड़े इक़दामात की ज़रूरत है? हसन निसार साहब, दुनिया बता रही है मसले आपके ये हैं, हल इस तरीके से हो सकते हैं, नाकामियाँ ये हैं, बेहतर इस तरीके से हो सकते हैं, वक्त दरकार है, अमल दरकार है, स्ट्रेटेजी दरकार है। क्या हमें समझ में आएगा?
देखें आयशा, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी तकलीफ में बात है। जो कुछ आपने बताया पढ़े लिखों में ये कॉमन नॉलेज है। ये बात जो आज आप कर रहे हो बड़े एहतमाम के साथ, ये नवाज शरीफ जैसे लोग जब डारियाँ डूरियाँ जब ये उडारियाँ मारती हैं तो मैं कहता हूँ कि नॉट मोर लेस देन 50 years, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 बार मैंने ये बात की है। देखो प्लीज़, उस वक्त मायूसी फैलाता है, भाई मायूसी फैलाओ, झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाओ। अच्छा, ये 2047 भी उन्होंने बड़ा मतलब जैसे तीसरी दुनिया को उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया। ये 2047 भी ठीक नहीं। खैर, आपने जो मुझे भिजवाया है रिफॉर्म्स फॉर ब्राइटर फ्यूचर, मेरे को टाइम ही नहीं था, इतना मुझे लेट मिला कि मैं इसको पढ़ सकता, और इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जिस बंदे को इस मुल्क, माशरे और मईशत की मामूली सी शुद्ध बुद्ध हो, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने ऑनर्स मास्टर्स, ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, सो इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मामूली सी शुद्ध बुद्ध। वो जानता है, ये उसे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि क्या होना चाहिए, इसके लिए इतनी फेवर लेने की क्या ज़रूरत थी। किसी लोग, देखें बात सुनो, 2 किताबें मैं आपको बताता हूँ। किसी गैर मुल्की माहिर इक्तिसादियात, गैर मुल्की से मुराद है पाकिस्तानी बेस्ड अब्रॉड, उनको नहीं पता होता लोकल हालात का, वो मारते हैं अंतरियाँ। 2 लोकल बंदे हैं, एक डॉक्टर इशरत हुसैन, दूसरा बंदा है हुमायूं अख्तर। इनकी 2 किताबें पढ़ लें, वो काफ़ी है, ये सारा कुछ मौजूद है उसमें। इम्पोर्टेड किस्म के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस मुल्क को नहीं जानते, उनका हल नहीं, 20-20 साल 25-25 साल से वहाँ, उनको नहीं पता कहानी क्या है। असल रोना ये नहीं है कि होना क्या चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ये तो भाई आप 2-3 PhDs, ये पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे साबिक डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो पढ़ा तो बता देंगे वो, ये तो नंगी उरियां रियलिटीज हैं। असल रोना ये है कि बिल्ली बल्कि बघियाड़ों के गलों में घंटियां कौन बांधेगा। अरे बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये बघियाड़ हैं, इनके गले में घंटियां कौन बांधेगा। और आदमखोरों के सरों पे कहते हैं ना वो बगले के सर पे मोमबत्ती, मैं कहता हूं आदमखोरों के सरों पे मोमबत्तियां लगाएगा कौन। ठीक, और तुम्हें सारे हकायक पता है, सही है, सारे आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, सब कुछ पता है, कुछ भी नहीं, ये भी रिवर्स, वो भी रिवर्स। इस मुल्क में सवाए अवाम के मुजरिम भी कोई नहीं। चलो जी, पानी निचली तरफ ही जाता है, सॉफ्ट टारगेट अवाम ही बचते हैं। ठीक हो गया जी शहजाद साहब, ये घंटी ये सारी ड्रिल बेकार है। और ये कागज भी आपके ये प्रोग्राम के दौरान मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, तो कुछ में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। These few papers are lacking so many things. ओके, इसमें पॉपुलेशन का जिक्र नहीं है, या कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। शहजाद साहब, ये घंटियां फिर बांधी जा सकती हैं। हसन साहब ने 2 किताबों का जिक्र किया, डॉक्टर इशरत हुसैन और हुमायूं अख्तर की, जो इस मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाते रहे, मईशत की नब्ज जानते हैं। तो फिर भी सब कुछ रिवर्स में, अगर ऐसे लोग जो पॉलिसीज बना रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, चीजें नहीं आगे को बढ़ पा रही हैं, तो फिर मसला है किस जगह पर, क्या ठीक हो पाएगा? आयशा 2 चीजें हैं। डॉक्टर इशरत साहब ने 4 किताबें लिखी रिफॉर्म्स के ऊपर, एक नहीं लिखी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए वो तो बेचारे लिख लिख के बूढ़े हो गए, सही है, और अब तो गालिबन इस हालत में पहुंच गए कि अब लिख भी आगे नहीं और नहीं सकते। दैट असाइड, मुझे ये बताइए कि ये जो जितने भी हमारे माहिर मुआशियात जो मुल्क के अंदर हैं, या जो हमारे जिन्होंने जिम्मेदारियां उठानी है, उनमें से किसी ने ये रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मेरे पढ़ने से या हसन साहब के पढ़ने से या आपके पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उनसे पड़ता है कि जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इनको इंप्लीमेंट करना है। आने वाले कौन लोग हैं? मैं 2 बंदों का जिक्र कर देता हूं। नवाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद डार साहब हैं। वो डार साहब एग्री करते हैं इस रिपोर्ट से कि नहीं करते? वो तो कल बैठे कह रहे थे कि जब तक डॉलर को मैं उस सतह पे ना ले जाऊं, उस वक्त तक इस मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। वो आज से, वो जो 2017 में उन्होंने छोड़ा था, वो 7-8 साल पीछे जाके, 6 साल पीछे जाके वो वहां पे बात कर रहे हैं इस वक्त, और कह रहे हैं वही हालात हम वापस लेके आए। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। मैं 2 चीजें इसी के अंदर, ये सब कुछ, हर चीज जायज है, हर मायरे मुआशियात जायज है। वो सही, पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है कि जो कोई कहता है वो ठीक होती है। 2 चीजें कहूंगा, इस मुआशरे को डिसिप्लिन सिखा दो। यानी पहली बात, डिसिप्लिन सिखा दो। डिसिप्लिन में क्या कुछ शामिल है?
सड़क पे चलने का तरीका, गाड़ी चलाने का तरीका और ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करने का तरीका और नज्म व ज़ब्त के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्स देने का तरीका और टैक्स देने का तरीका और टैक्स लेने का तरीका। जब ये दो चीजें आप कर लोगे और अखराजात को अपने काबू कर लोगे तो फिर आपके लिए शहजाद साहब वो तो ऊपर से शुरू होगा। आपके ख्याल में क्या ऊपर सब टैक्स देंगे और ये डिसिप्लिन होंगे तो फिर ही नीचे तक आएगा सब कुछ? जब अपने आप को करना पड़ेगा ना, इसलिए तो हाथ नहीं लगाते इन चीजों को। ठीक है, कि अगर इनको इतना ज्यादा पक्का हाथ लगाया तो कोई हमारे पास ही ना आ जाए कि तुमने टैक्स दिया कि नहीं। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। टैक्स रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए ना। बिल्कुल ऐसा है। टैक्स रिकॉर्ड निकाले ना। मुझे क्या बताते हैं, अरबों की प्रॉपर्टीज, अरबों के मामला और टैक्स देखो कितना, मतलब शर्म आती है। चलें जी, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। अफसार साहब, ये जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है 6 बड़े मसले और मुमकिन हल दे रही है, पाकिस्तान को किन कड़े इक़दामात की जरूरत है कि हम आगे बढ़ पाएं, हम एक रास्ता बना पाएं अपने लिए? नीयत का कदम उठाना चाहिए। वो बड़ा कड़ा कदम है, वो अगर उठा सके तो नीयत ठीक कर ले तभी होगा। और इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्या है हमें अपने माशी मसाइल के हल के लिए? हमें नहीं पता हमारे माशी मसाइल क्या हैं। इस रिपोर्ट में तो कोई चीज़ें इतनी उन्होंने नहीं डिस्कस की। और एक ख़ास चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। अभी देखिए ये जो बात हो रही है कि कौन क्या करता है, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, वर्ल्ड बैंक से हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और अभी जो रिपोर्ट में लिखा है ना, मार्केट डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है, ये भी रिपोर्ट में लिखा है। अब क्या मार्केट ये इन्होंने क्या किया, अभी आके उन्हें 30% टैक्स लगा रहे हैं सेविंग्स पे। जो मुल्क दुनिया में सबसे कम जहाँ पे सेविंग रेट है, और वहाँ पे कुछ लोग अगर फिर भी इतनी महंगाई में कुछ लाख 2 लाख रुपए बचा लेते हैं तो उस पर डाकुओं की तरह आके पड़ गए हैं कि ये आपने बचाए हुए, इस पर मजीद 30% टैक्स दे। वो पहले इनकम टैक्स देता है, वेल्थ टैक्स देता है, सेल्स टैक्स देता है, विदहोल्डिंग टैक्स देता है, पता नहीं कौन कौन सा एक्साइज ड्यूटी देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, पानी का टैक्स देता है, हर चीज़ जो खरीदता है, साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है, आटा, उस पर टैक्स देता है। उसके बाद वो 1000, 10,000, 20,000 बचा के अपने बैंक में रखता है। उस पर वर्ल्ड बैंक की ये एम्प्लॉई आ गई हैं कि जी 30% इस पर भी आप टैक्स दें, क्योंकि ये आसान है। उन्हें कहना पे जो अपनी कैबिनेट में उनके साथ लोग बैठे हुए हैं जिनका एक एक सूट ही 50-50 लाख रुपए का है, जो पहन के आते हैं रोजाना, तो उनसे पूछें भाई किधर से आप ये सूट लेके आए हैं, आपका टैक्स रिटर्न तो ये है। इतनी हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि वजीर बनना है हर दौर में। सॉरी मैं फिर जज्बाती हो जाता हूँ। और दूसरी बात ये जो हमारे यहाँ क्या पॉलिसी बननी है और क्या नीयत ठीक होनी, जब हमारे यहाँ वजारत उज़्मा उसको मिलती है जो पूरी दुनिया से बेहतर भीख मांग सकता है। अभी आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एक जगह गए हैं सारे मिला के भीख मांगने के लिए, वहां से थोड़ी सी भीख के लिए एमओयू साइन हुआ, भीख का कोई मुआयदा नहीं हुआ अभी, सही, जिसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। एमओयू साइन हुआ कि चले इस पे हम डिस्कस करेंगे, उस बात पे सिर्फ कि भीख तो आ रही है जी, चलो इंतखाबात मुलतवी कर देते हैं। मतलब ये हमारी सोच है, तो फिर यही कुछ मिलेगा जो कुछ हमारी सोच है। इफ्तिखार साहब, हमें जो कुछ आज मिल रहा है वो हमारी सोच और हमारा तरीकाकार ही है। क्या कुछ ठीक हो सकता है नीयत से, डिसिप्लिन से, या सिखाने से, या पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, बस कोई बात ना करें? अगर आपकी गवर्नेंस वापस आ जाए, जो गवर्नेंस किताबों में पढ़ाई जाती है, जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, मैंने लफ्ज़ अगर कहा, तो ये सारी रिपोर्टें जो ये सब रिपोर्टें जाली हैं, तो किधर से आनी है? इनकी कोई वैल्यू नहीं। अब आप मुझे बात करने दें तो मैं बताता हूँ ना। कीजिए, लाइए गवर्नर। मैं कहता हूँ कि मौजूदा एफबीआर के महकमे को डिज़ोल्व कर देना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे टैक्स की बात कर रहा था अफसार, वहाँ पे आउटसोर्स कर दें, एक रेट मुकर्रर कर दें और प्राइवेट फर्मों को दे दें कि उन्होंने जाके रिकवरी करनी है, इतने फ़ीसद उनका प्रॉफिट है, बाकी वो सरकार को देंगे। मैं देखता हूँ कौन सी दुकान बचती है और कौन सा आदमी बचता है। होने देंगे हमें, कितने दिन हंगामे होंगे, कितने दिन दुकानें बंद रखेंगे, कितने दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां घरों के गैराजों में रखेंगे। तो खुदा के लिए हमें अब आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा, वरना वो तो नहीं देते। वो कहते हैं जो हमसे ले रहे हैं तो जरूरत करो। मतलब मेरे शहर लाहौर के अंदर से मैं आपको यकीन दिलाऊं 70-80 अरब रुपए की कलेक्शन हो सकती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से, एक शहर से।
एक दफ़ा होगी फिर बाद में कम हो जाएगी, क्योंकि पहली दफ़ा लेनी पड़ेगी उन लोगों के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं। और कोई इतना बड़ा खौफनाक रेट भी ना रखें, जेन्युइन रेट रखें और आउटसोर्स कर दें, स्ट्रीमलाइन करें। लाहौर की 240 यूनियन काउंसिलें हैं, यहाँ पे 24,400 फर्मों को ठेका दे दें और कहें भी जाए या कि टैक्स इकट्ठा करें। ठीक है, मैंने ये क्या बात हुई कि हम करना भी नहीं चाहते, FBI वाले हमें डरा रहे हैं। ये जिसने बताया कि 30% आप उसमें भी लेना चाहते हो जो सेविंग्स हैं। हाँ, अगली बात मैं करना चाहूँगा जी, जो हमारा सेक्टर है ज़री, तबाह बर्बाद हो गया, कोई नया सीड नहीं आ रहा, जो दवाइयाँ बिक रही हैं वो 2 नंबर हैं। मैं कह रहा हूँ, टेलीविज़न पे कह रहा हूँ और चैलेंज करता हूँ उन महकमों को जिन महकमों ने वो चोरी पकड़नी है। अगर उनके इल्म में नहीं है तो मेरे साथ रब्ता करें, मेरे साथ रब्ता करें, मैं उनकी मदद करूँगा। हद ये हो गई है कि अब डाई अमोनियम फास्फेट की जो खाद है ये भी जैली बननी शुरू हो गई है। ये छोड़ें कि हमारे पास ट्यूबवेल के लिए पैसे हैं या नहीं है, ये छोड़ें कि हमारे पास पानी है या नहीं है, इस बहस को छोड़ें कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो किस नौयत के हैं। आप कहते हैं ना हम किसान को टैक्स नहीं देते, नहीं ठीक है इफ्तिखार साहब, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। जब आपने 6 पॉइंट रेज की, उसमें से एक पे बात नहीं की आपने, मैं सिर्फ एक पे बात करना चाहता हूँ। हम किसानों को ये तबाह कर रहे हैं और ये किसान अगर तबाह होते रहे इसी तरीके से ना तो ये पूरे का पूरा मुल्क उस क्राइसिस में चला जाएगा जहाँ से वापसी के इम्कान कम होते जाएंगे। जा तो चुका है, आपने खुद अगर से शुरू किया और ये मगर पे खत्म हो रहा है कि हल निकलेगा, ये सबको है कि हम कहाँ खड़े हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।